ख्याल रखना होगा। सबकी आंखों में हैरानी की एक चमक दौड़ गई। इस समय मॉर्निंग न्यूज एंकर ली वेई ने पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सॉन्ग मुस्कुराया और सबकी ओर देखकर सिर हिलाया। शियान और मैं हाई स्कूल क्लासमेट्स थे। हम कभी सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मैं भी मुस्कुराया। हाई स्कूल फ्रेंड्स, हाँ, लेकिन मैं बेस्ट फ्रेंड का टाइटल स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। सॉन्ग शिन यू के एक्सप्रेशन थोड़े घबराए हुए हो गए और उसने अपना सिर झुका लिया। हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लायक नहीं हूँ। मैं एक गरीब बैकग्राउंड से आता हूँ। ये सिर्फ मेरी अपनी ख्याली पुलाव थी। माहौल तुरंत खामोश हो गया। सॉन्ग शिन यू की सहनशील अपीयरेंस ने अनजान दर्शकों के मन में भी सहानुभूति की भावना जगा दी। निश्चित रूप से ली वेई सॉन्ग शिन यू के पास चलकर आई। गुशियान, तुम इतने एरोगेंट किस बात के लिए हो? ये सॉन्ग शिन यू है। वो एक जीनियस है जिसने विदेश में पढ़ाई की है। उसका तुम्हें अपना दोस्त कहना सिर्फ तुम्हें फेस देने के लिए है। तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। बोलने के बाद ली वेई ने शिन यू का हाथ पकड़ लिया। उसका बुरा मत मानो। वो हमारे स्टेशन का सबसे नफरत किया जाने वाला व्यक्ति है। अब से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। टेंगलिंग के एक्सप्रेशन भी थोड़े अजीब थे। सॉन्ग शिन यू, बस जान पहचान करने के लिए पहले ली वेई के साथ जाओ। सही कहा, न्यूज डिपार्टमेंट की 9 बजे मीटिंग है। सॉन्ग शिन यू को जाते हुए देखना लोगों की भीड़ से घिरा हुआ। मेरे दिल में एक हल्की सी लहर उठी, लेकिन वो जल्दी ही नॉर्मल हो गई। सॉन्ग शिन यू दिखावा करने में एक्सपर्ट है, वरना मैं हाई स्कूल में 3 साल तक उसके द्वारा बेवकूफ नहीं बनता। न्यूज एंकर बनना विशुद्ध रूप से मेरे बचपन के सपने को पूरा करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहाँ से छोड़ दिया तो मेरे पास सर्वाइव करने के लिए कोई स्किल्स नहीं होंगी। इसके विपरीत मेरे इंटरेस्ट बहुत ब्रॉड हैं। मेरे पास कई स्किल्स भी हैं। हर एक मुझे बाकी की जिंदगी सहारा देने के लिए काफी है। मुझे नहीं पता कि सॉन्ग शिन यू का यहाँ आने का क्या पर्पस है, लेकिन मैं पहले से ही उसके साथ कंपटीशन करने से थक गया हूँ। शायद इस जगह को छोड़ना इतना बुरा नहीं होगा। 9 बजे हर कोई मीटिंग रूम में गया। मैं सिर्फ एक होस्ट नहीं हूँ, बल्कि एक न्यूज रिपोर्टर भी हूँ। टेंग लिंग बोल उठी, ब्रदर फार्म टीवी स्टेशन छोड़ने के लिए 1 हफ्ते में अपना हैंडओवर पूरा कर लेंगे, इसलिए 1 हफ्ते के भीतर हमें प्राइम टाइम एंकर पोजीशन तय करनी होगी। इस समय ली वेई बोल उठी, डायरेक्टर, मुझे लगता है कि सॉन्ग शिन यू बहुत सूटेबल है। मैंने अभी एनबीसी में उसके काम करने के फुटेज देखे हैं। उसका हिंदी और इंग्लिश के बीच स्विच करना बहुत फ्लुएंट है। उसकी होस्टिंग भी बेहद प्रोफेशनल है। टेंग लिंग हल्के से मुस्कुराई। लिटिल सॉन्ग वाकई बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये पोजीशन मूल रूप से शियान के लिए थी। आखिरकार उसके पास सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उसकी अपील भी सबसे हाई है। ली वेई ने मेरी ओर एक नजर डाली। ये हमारा न्यूज डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट नहीं। हमें जो देखने की जरूरत है वो सॉलिड प्रोफेशनल एबिलिटी है। अगर हम सिर्फ इस बात की तुलना करेंगे कि किसके पास सबसे ज्यादा एड्स हैं, तो भविष्य में सबका फोकस न्यूज बनाने पर नहीं होगा, बल्कि शुगर डैडी ढूंढने के तरीकों पर होगा। ये 3 शब्द, शुगर डैडी ढूंढना, ली वेई ने खास जोर देकर कहा। ये साफ था कि वो किसका मजाक उड़ा रही थी। मैंने बेपरवाह एक्सप्रेशन चेहरे पर लाए। परसों मैंने तियान हैंग ग्रुप की कमर्शियल पार्टी में हिस्सा लिया था। मैंने उनके एम्प्लॉइज को गॉसिप करते सुना कि हमारे टीवी स्टेशन पर एक मोनोलीड्स वाली लड़की है जो हर रोज सीईओ से मिलने आती है। मिसेज ली ने उस लड़की को सीईओ एलिस की गोद में बैठे और उन्हें डैडी कहते हुए देख लिया, इसलिए उन्होंने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। मैं बस बहुत उत्सुक हूँ, क्या हमारे टीवी स्टेशन में वाकई उस तरह का कोई इंसान है? ली वेई तुरंत गुस्से में खड़ी हो गई। गुशियान, तुम्हारी बिना सिर पैर के आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं धीरे से हंसा। मैंने ये नहीं कहा कि वो तुम थी। टीवी स्टेशन इतना बड़ा है, तुम इकलौती मोनोलीड्स वाली लड़की नहीं हो। मुझे बस लगता है कि तुमने जो कहा वो सही था। हमारा फोकस न्यूज बनाने पर होना चाहिए। ये शुगर डैडी ढूंढने वाली चीज का उल्टा असर बहुत जल्दी हो सकता है। इत्तेफाक से उस रात पार्टी में मैंने मिसेज ली को वीचेट पर ऐड किया था। कल वो मुझसे उस मोनोलीड्स वाली लड़की के बारे में पूछ रही थी। ली वेई के एक्सप्रेशन धीरे धीरे गुस्से से पैनिक में बदल गए। अगर तुमने उनसे क्या कहा? एक सेंटेंस ने ली वेई के विचारों को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। हर कोई उसे अजीब नजरों से देखने लगा, लेकिन इस पल में ली वेई को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो मिसेज ली के तरीके बहुत अच्छी तरह जानती थी। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि पिछली बार वो अपना चेहरा ढककर जल्दी से भाग गई थी। मैंने ली वेई की ओर एक ब्राइट स्माइल के साथ देखा। ठीक उसी समय जब वो डर से घिरने ही वाली थी, मैं धीरे से बोला, यह मामला हमारे टीवी स्टेशन की रेपुटेशन से जुड़ा है। इसकी ठीक से जांच करने से पहले मैंने अभी तक उन्हें जवाब नहीं दिया है। मैं वास्तव में इस बारे में भूल गया था। बस अभी तुम्हें शुगर डैडीज के टॉपिक का जिक्र करते सुना तो मुझे अचानक याद आ गया। ली वेई ने मन ही मन राहत की सांस ली। इस समय मेरी ओर उसकी नजर सावधानी से भरी थी। वो अचानक अपनी सीट पर वापस बैठ गई और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। सॉन्ग शिन यू धीरे से मुस्कुराया और बोला, हमारे न्यूज डिपार्टमेंट में हर कोई प्रेस्टिजियस स्कूलों से ग्रेजुएट है। मेरा मानना है कि इस मामले में कोई गलतफहमी हुई होगी। जहां तक प्राइम टाइम एंकर पोजीशन की बात है, मैं इसके लिए शियान से कंपटीशन नहीं करूंगा। बस उन्हें वो पोजीशन दे दीजिए। सॉन्ग शिन यू की आवाज बहुत कोमल थी। बस कुछ ही सेंटेंस में उसने चतुराई से सब्जेक्ट बदल दिया। ली वेई ने सॉन्ग शिन यू की ओर एहसानमंद नजरों से देखा। जहां तक मेरी बात है, मैंने एक रूखी हंसी निकाली। जिस तरह से तुम ये कह रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे एंकर पोजीशन पहले से ही तुम्हारी पॉकेट में है और अब तुम इसे मुझे दान दे रहे हो। शियान, तुमने गलत समझा। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैंने उपहास किया। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? ठीक है, बहस बंद करो। टेंगलिंग ने आखिरकार तंग आकर सबको बीच में ही रोक दिया। इस एंकर पोजीशन के बारे में हम ऐसा करते हैं, हमारा स्टेशन एक बेहद इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल शख्सियत का इंटरव्यू लेने का प्लान बना रहा है। जो कोई भी इस शख्स के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हासिल कर लेगा, वही प्राइम टाइम एंकर होगा। जाहिर है, इंटरव्यू 1 हफ्ते के भीतर पूरा होना चाहिए। तुम दोनों को जल्दी करनी होगी। किसी ने उत्सुकता से पूछा, डायरेक्टर, वो इंपॉर्टेंट शख्सियत कौन है जिसका आपने जिक्र किया? डायरेक्टर टेंग बोली, शिया फैमिली की महान मिस शिया किंग शुअर। हर कोई दंग रह गया। क्या महान मिस को बीजिंग में नहीं होना चाहिए?
इसके अलावा बीजिंग टीवी स्टेशन तक उनका इंटरव्यू नहीं ले पाया है। वो हमारे जैसे एक छोटे से लोकल स्टेशन का इंटरव्यू क्यों स्वीकार करेंगी? फिल्मिंग डिपार्टमेंट के शियाओ युआन बोल पड़े। तुम खुद को न्यूज वाले कहते हो, तुम्हें ये तक नहीं पता मिस शिया पिछले 3 सालों से रोंगचिंग में अपनी पहचान छुपाकर रह रही हैं। रोंगचिंग में सबसे रहस्यमयी श्वान ग्रुप वास्तव में शिया फैमिली की ही ब्रांच है। रोंगचिंग जल्द ही एक स्पेशली अप्रूव्ड नेशनल रिसोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है और वो इस प्रोजेक्ट की प्रभारी हैं। टेंगलिंग ने बात जारी रखी। सही कहा, शिया किंग शुअर किस तरह की इंसान है, हर किसी ने इसके बारे में सुना ही होगा। शिया फैमिली देश की सबसे अमीर फैमिली है। शिया किंग शुअर शिया फैमिली की अनमोल रत्न है। अब तक उन्होंने कभी कोई प्रेस इंटरव्यू स्वीकार नहीं किया है और रिसोर्ट प्रोजेक्ट की घोषणा होने वाली है। ये एक शानदार मौका है। मुझे लगता है कि हमें एक कोशिश करनी चाहिए। हालांकि यह अभी भी एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी चुनौती है। अगर हम सफल नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम सफल हो जाते हैं तो हमारा रोंगचिंग टीवी स्टेशन वो कारनामा कर दिखाएगा जो राजधानी का टीवी स्टेशन भी नहीं कर पाया। टेंगलिंग की आंखों में उम्मीद की चमक थी। मुझे आप दोनों पर पूरा भरोसा है। आप में से जो भी सफल होगा, प्राइम टाइम एंकर की पोजीशन स्वाभाविक रूप से उसी की होगी। और अगर आप में से कोई भी सफल नहीं होता है तो बाद में हमारे पास एक अलग इवैल्यूएशन सिस्टम होगा। मीटिंग रूम से बाहर निकलते समय मेरे एक्सप्रेशन शायद ही कभी इतने गंभीर होते हैं। सॉन्ग शिन्यू मेरी डेस्क के पास आया। शियान, ओल्ड मास्टर शिया की बर्थडे पार्टी, तुम उस दिन वहां थे, है ना? ऐसा क्यों है कि स्टेशन पर किसी को नहीं पता कि तुम भी गु फैमिली से हो? मैंने उस पर एक नजर डाली। सॉन्ग शिन्यू, तुम टीवी स्टेशन पर काम करने क्यों आए? क्या वेन यू टिंग को चुराना तुम्हारे लिए काफी नहीं था? अब तुम मेरी जॉब भी चुराना चाहते हो? सॉन्ग शिन्यू के चेहरे पर अभी भी वही मासूमियत भरा लुक था। तुमने मुझे गलत समझा। मुझे बस लगा कि मेरी एक्सपर्टीज इस जगह के लिए सबसे अच्छी है। मैंने कभी भी तुमसे कुछ भी चुराने के बारे में नहीं सोचा और मैंने वेन यू टिंग को नहीं चुराया। ये सुनकर मैंने बात जारी रखी। मैं हमेशा से बहुत उत्सुक रहा हूं कि उस साल क्या हुआ था जब तुम और वेन यू टिंग उस समर कैंप में गए थे। जब वेन यू टिंग मेरे साथ थी तो मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उस समर कैंप से लौटने के बाद वेन यू टिंग पूरी तरह से बदल गई। उसका प्यार पूरी तरह गायब हो गया, यहाँ तक कि वो नफरत में बदल गया। सॉन्ग शिन्यू के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। ऐसा लगा कि उसे कुछ साल पहले की बातें याद आ गई हैं। ये देखकर मैंने अपना हाथ हिलाया। रहने दो, वैसे भी मुझे उन गंदी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। सॉन्ग शिन्यू ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने सारा धैर्य खो दिया था और खड़ा हो गया। सॉन्ग शिन्यू, मेरे साथ पंगे लेने की हिम्मत मत करना, वरना मैं शायद फिर से वही इंसान बन जाऊंगा जो मैं 3 साल पहले था। रास्ते से हटो, मुझे न्यूज एंकर करनी है। सॉन्ग शिन्यू ने मुझे ओझल होते हुए देखा। उसके एक्सप्रेशन अचानक असामान्य रूप से ठंडे हो गए। गुशियान, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी जॉब और यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली भी। मैं सब ले लूंगा। तुम्हें सबके द्वारा छोड़ दिया जाएगा और ठुकरा दिया जाएगा। तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ, तब तुम समझोगे कि मैंने ये सब क्यों किया है। शाम को सॉन्ग शिन्यू कैपिटल होटल के प्राइवेट रूम में वापस आया। वेन यू टिंग पहले ही लौट आई थी। वो खुशी भरे भाव के साथ पास आया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आज पुराने वैन फैमिली विला वापस जा रही हो? वेन यू टिंग पास आई और सॉन्ग शिन्यू के कंधों पर अपनी बाहें डाल दी। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। सॉन्ग शिन्यू ने वेन यू टिंग को कसकर गले लगा लिया। वेन यू टिंग ने उसकी ओर ऊपर देखा। शिन्यू, तुम्हें इस तरह मेरे पीछे लगाना वाकई तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। शिन्यू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जब तक तुम्हारा दिल हमेशा मेरे साथ है, मुझे नहीं लगता कि ये नाइंसाफी है। वेन यू टिंग बोल उठी। चिंता मत करो, मेरे और गु शियान के बीच का मामला बहुत जल्द सुलझ जाएगा। मेरा नाम आते ही वेन यू टिंग का चेहरा सख्त हो गया। उसे अचानक कुछ याद आया। आज टीवी स्टेशन पर तुम्हारा पहला दिन था। क्या उसने तुम्हें परेशान किया? सॉन्ग शिन्यू की आंखों में भावनाओं की एक चमक कौंधी। बिल्कुल नहीं, तुम तो जानती ही हो, तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की वजह से वो अब भी मुझसे नफरत करता है, इसलिए मेरे प्रति उसका रवैया हमेशा वैसा ही रहता है। वेन यू टिंग ने तुरंत भौहें सिकोड़ी। तो उसने तुम्हें परेशान किया। मैं अभी जाकर उससे हिसाब चुकता करती हूँ। ये सुनकर शिन्यू ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। ऐसा मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ये छोटी मोटी बातें मायने नहीं रखती। अगर तुम अभी वापस जाओगी तो तुम सिर्फ चीजों को और पेचीदा बना दोगी और तुम्हारे पेरेंट्स इस वजह से मुझसे और भी नफरत करेंगे। कुछ चीजें मुझे बस थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करनी होंगी और सब ठीक हो जाएगा। सॉन्ग शिन्यू के प्रति अपने पेरेंट्स के प्रेजुडिस के बारे में सोचकर वेन यू टिंग रुक गई। अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है तो तुम्हें मुझे बताना होगा। मैं गु शियान को तुम्हें हमेशा परेशान नहीं करने दूंगी। और ये याद रखना, मैं कभी उसकी नहीं थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुमने मुझे उससे चुराया है। ये इसलिए है क्योंकि वो गु शियान तुम्हारे लायक नहीं है। सॉन्ग शिन्यू की आंखों में एक शातिर चमक कौंधी। फिर वह फिर से कोमलता से बोला, यू टिंग, क्या तुम कभी शिया किंग शुअर से मिली हो? क्या तुम राजधानी की इस हाई सोसाइटी लेडी के बारे में ज्यादा जानती हो? वेन यू टिंग ने जवाब दिया, पैराडाइज रिसोर्ट प्रोजेक्ट के लिए मेरी कंपनी ने उसकी पसंद पर रिसर्च करने में बहुत मेहनत की थी, लेकिन ये इंसान बेहद प्राइवेट है। उसकी हलचलें भी बहुत रहस्यमयी हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जानती। वेन यू टिंग ने ऊपर देखा और पूछा, तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? सॉन्ग शिन्यू ने बेबसी से आह भरी और कहा, टीवी स्टेशन ने कहा है कि अगर मैं शिया किंग शुअर के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हासिल कर लेता हूं तो शाम 7 बजे वाली प्राइम टाइम एंकर पोजीशन मेरी होगी। लेकिन मैंने आज श्वान में कॉल किया था। उन्होंने कहा कि अगर टीवी स्टेशन से अपॉइंटमेंट है तो आधा साल इंतजार करना होगा। वेन यू टिंग ने भौहें सिकोड़ी और एक पल के लिए सोचा। हमें इस बार जो एकमात्र जानकारी मिली है वो ये है कि शिया फैमिली की यंग लेडी को रॉयल गोल्फ कोर्स में खेलने जाने की आदत है। सॉन्ग शिन्यू का चेहरा अब भी चिंता से भरा था, लेकिन रॉयल गोल्फ कोर्स रोंगचिंग की हाई सोसाइटी के लिए सिर्फ मेंबर्स वाली जगह है। इसकी मेंबरशिप फीस 10 मिलियन युआन जितनी ज्यादा है। मैं भला वहां कैसे जा सकता हूँ? वेन यू टिंग बोली, मेरे दादाजी उस रॉयल गोल्फ कोर्स के मेंबर हैं। मैं पहले दादाजी के साथ वहां खेलने जाया करती थी। कल मैं गोल्फ कोर्स मैनेजमेंट को कॉल कर दूंगी। तुम बस वेन फैमिली के दामाद की आइडेंटिटी इस्तेमाल करके अंदर जा सकते हो। सॉन्ग शिन्यू की आंखों में एक अजीब चमक कौंधी। सच में?
मैं अंदर जाने के लिए गु शियान की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकता हूँ? वेन यूटिंग ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। बेशक, मेरे दिल में तुम ही वेन फैमिली के असली दामाद हो। जब सॉन्ग शिन यू शॉवर ले रहा था तब वेन यूटिंग ने मुझे कॉल किया। गु शियान, अगर तुमने सॉन्ग शिन यू को फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मुझ पर बुरा होने का इल्जाम मत लगाना। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा और मैंने जवाब दिया, क्या हुआ? क्या सॉन्ग शिन यू ने वापस आते ही तुम्हें शिकायत कर दी? वेन यूटिंग फोन पर चिल्लाई, शिन यू तुम्हारी तरह नहीं है। वो कभी भी दोमुहा होने वाला इंसान नहीं है। तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। उसके साथ हर चीज के लिए कंपटीशन करने के बारे में सोचना भी मत। फोन रखने के बाद मुझे थोड़ी चिढ़ महसूस हुई। ये साफ तौर पर सॉन्ग शिन यू था जिसने वो सब छीना जो मूल रूप से मेरा था, और फिर भी आखिर में मैं ही विलेन बन गया। मैंने देखा कंप्यूटर स्क्रीन पर रखे डॉक्यूमेंट को। मैंने अभी अभी अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखना खत्म किया था। मैंने अचानक अपना लैपटॉप जोर से बंद कर दिया। सिर्फ सॉन्ग शिन यू के आ जाने से मैं क्यों हार मानूं? सालों पहले उसने सरेआम मुझसे वेन यूटिंग को छीना था और विलेन का टाइटल मुझे झेलना पड़ा। अब क्या मुझे ये जॉब भी उसे सौंप देनी चाहिए? बेशक मेरे मन में ये ख्याल काफी समय से था, लेकिन अब मैं अचानक उस सोच को एक तरफ रख देना चाहता हूँ। अगर मुझे छोड़ना भी है तो मुझे प्राइम टाइम एंकर की कुर्सी पर बैठने तक इंतजार करना होगा। लैपटॉप बंद करने के बाद मैंने अपना फोन उठाया और कॉन्टैक्ट स्क्रॉल किए। मुझे फीनिक्स स्वेलो के नाम से सेव एक नंबर मिला। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने कॉल बटन दबा दिया। दूसरी तरफ से बहुत जल्दी जवाब मिला, मिस्टर गु, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? दूरी से भरी एक आवाज। वो पिछली बार उसे स्टैंड अप करने की वजह से अभी भी नाराज होगी, या शायद उसे अब समझ आ गया है और वो मेरे साथ एक क्लियर लाइन खींचना चाहती है। जाहिर है मैं भी यही उम्मीद कर रहा था। मैं उसके साथ शायद ही कभी इतने सीरियस लहजे का इस्तेमाल करता हूँ। मिस शिया, मैं रॉन्गचिंग टीवी का एक न्यूज रिपोर्टर हूँ। मैं आपके साथ एक पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल करना चाहता हूँ। मुझे हैरानी होगी अगर आप इसके लिए थोड़ा समय निकाल सकें। दूसरी तरफ से एक ठंडी हंसी आई। शिया किंग श्योर बहुत अच्छी तरह जानती थी कि ये इसी बारे में है। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत न होती तो मैं उससे कभी कांटेक्ट नहीं करता। वह कुछ सेकंड के लिए खामोश रही, फिर बोली, गु शियान, तुम वाकई बहुत बेशर्म हो। तुमने पिछली बार मुझे स्टैंड अप किया और अब तुम में इंटरव्यू मांगने की हिम्मत है। मैं एक पल के लिए चुप रहा, फिर मैंने शांति से जवाब दिया, ये दो बिल्कुल अलग मामले हैं। मुझे यकीन है कि मिस शिया नहीं जानती, मैं हमेशा से बिजनेस और पर्सनल लाइफ को अलग रखने वाला इंसान रहा हूँ। दूसरी तरफ का व्यक्ति गुस्से में हंसता हुआ लगा, ठीक है, तुम मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हो? अभी स्टार रिवर विला आओ और मुझसे माफी मांगो। हम बाकी सब बातों पर धीरे धीरे चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने दीवार घड़ी की ओर देखा। रात के 10 बज चुके थे। अगर मैं अभी वहां गया तो क्या होगा? मैं बहुत अच्छी तरह जानता था मैं कभी उस जगह पर जाकर खाली हाथ वापस नहीं लौटा हूँ, इसलिए मैंने सीधे मना कर दिया। चूंकि ये बिजनेस है तो आइए दिन में मिलते हैं। मिस शिया, बस एक समय चुन लीजिए, मैं निश्चित रूप से आऊंगा और तब आपसे माफी मांगूंगा। शिया किंग श्योर मेरा स्वभाव बहुत अच्छी तरह जानती है, इसलिए उसने मेरे लिए चीजें और मुश्किल नहीं बनाई। उसने बस ठंडेपन से जवाब दिया, तो कल सुबह 9 बजे रॉयल गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। मैं वास्तव में पहले कभी उस जगह नहीं गया था, लेकिन मुझे पता था कि ओल्ड मास्टर शिया वहाँ के मेंबर थे। उस गोल्फ कोर्स का एक बहुत बड़ा फायदा है, अगर किसी मेंबर का रिश्तेदार खेलना चाहता है तो उन्हें बस मेंबर का नाम बताना होता है। एक कार्ड पूरे परिवार द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले दिन सुबह के 9 बजे मैं ठीक समय पर रॉयल गोल्फ कोर्स में था। अंदर जाने के बाद मैं सीधे रजिस्ट्रेशन डेस्क पर गया। एक सुंदर रिसेप्शनिस्ट ने मेरा स्वागत किया। सर, आप थोड़े अनजान लग रहे हैं, क्या आप यहाँ के मेंबर हैं? मैंने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, वेन यू डोंग मेरी वाइफ के ग्रैंडफादर हैं। मुझे यकीन है कि मैं अंदर जा सकता हूँ, है ना? रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर तुरंत पूरी तरह से हैरानी के भाव आ गए। आप भी वेन फैमिली के दामाद हैं। इसके साथ ही उसने कुछ ही दूरी पर खड़ी एक आकृति की ओर इशारा किया। उस व्यक्ति ने भी वेन फैमिली का दामाद होने का दावा किया है। मिस्टर वेन रॉन्गचिंग की एक प्रभावशाली शख्सियत है। उनके परिवार में केवल एक बेटा और एक बेटी है, तो 2 दामाद कैसे हो सकते हैं? मैंने अपनी आंखों से रिसेप्शनिस्ट की उंगली का पीछा किया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग शिन यू था। इस समय सॉन्ग शिन यू ने भी मुझे देखा। उसके एक्सप्रेशन थोड़े हैरान करने वाले थे। रिसेप्शनिस्ट एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई। प्लीज एक पल इंतजार कीजिए सर, मुझे मैनेजर को बुलाने दीजिए। जैसे ही मैनेजर पहुंचा उसने तुरंत डांटना शुरू कर दिया। मिस वेन ने हमें इन्फॉर्म करने के लिए पहले ही कॉल कर दिया था। तुम्हें उन्हें सीधे अंदर आने देना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुमने मिस्टर गू को नाराज कर दिया तो क्या होगा? मैनेजर अपने पास खड़ी रिसेप्शनिस्ट को लगातार फटकार लगाते हुए दौड़ता हुआ आया। रिसेप्शनिस्ट ने दुखी मन से समझाया, सर, आपने कहा था कि एक मिस्टर गू आएंगे, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि 2 मिस्टर गू आ रहे हैं। मैनेजर भी ये सुनकर बेहद हैरान हुआ। भला 2 मिस्टर गू कैसे हो सकते हैं? और तभी सॉन्ग शिन यू मेरे पास चलकर आया। शियान, तुम भी यहाँ क्यों हो? मैंने आंखें सिकोड़ी और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। अगर मैं नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि कोई मेरे नाम का इस्तेमाल करके दिखावा कर रहा है? उसी समय मैनेजर भी पहुंच गया। उसने मेरी ओर देखा, फिर मुड़कर सॉन्ग शिन यू को देखा। तो आप दोनों में से असली मिस्टर गू कौन है? आज वहाँ काफी लोग गोल्फ खेलने आए थे। ये अमीर यंग मास्टर्स और लेडीज खाली लोग थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने कोई ड्रामा देखा वे सब देखने के लिए जमा हो गए। सुबह सुबह ये किस तरह का शो है? किसी ने तो असली बनाम नकली मिस्टर गू के ड्रामे पर मजाक करना भी शुरू कर दिया। इसी पल शिया किंग श्योर भी लोगों के एक ग्रुप से घिरी हुई हमारी ओर बढ़ रही थी, क्योंकि उसकी स्किन दूसरों की तुलना में काफी साफ और गोरी थी। जब आप उसे देखते थे तो उसमें हमेशा एक कुलीन अभिमानी शालीनता का एहसास होता था। मैंने भी उसे देखा। सच कहूँ तो पिछले 3 सालों में मैंने उसे शायद ही कभी इतने सलीके से तैयार होते देखा था। इसीलिए शिया फैमिली की बर्थडे पार्टी में मैं उसे देखकर इतना चौंक गया था। वो उसकी नोबल स्टेटस की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसका ऑरा पूरी तरह से दूसरे इंसान में बदल गया था।
मेरे लिए इसे एडजस्ट करना वाकई मुश्किल हो रहा था। शिया किंग शुअर के बगल में खड़ी एक यंग लेडी मुरांग शुअर बोल उठी, ये रोंगचिंग वाकई शानदार लोगों की धरती है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी मिस शिया 3 साल पहले यहाँ से जाने के लिए इतनी अनिच्छुक थी और उन्होंने राजधानी लौटने से मना कर दिया था। आसपास के लोगों ने भी आपस में बातचीत शुरू कर दी। लॉबी मैनेजर का सिर चकरा रहा था। उसने अपने सामने चुपचाप खड़े 2 लोगों को देखा। इतने सारे लोगों को आसपास देखकर सोंग शिन यू की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो प्राइम टाइम एंकर बनने वाला था, इसलिए वो इस तरह के स्कैंडल का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता था। इसके अलावा वो मेरे व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह जानता था। जब हम स्कूल में थे, मैं कभी उससे किसी बात पर नहीं लड़ता था। मैं हमेशा वही था जो उसके सामने झुक जाता था। इस बार भी शिनयू को उम्मीद थी कि मैं पहले की तरह खुद ही पीछे हट जाऊंगा, लेकिन हकीकत वैसी नहीं रही जैसी उसने प्लान की थी। मैंने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ सोंग शिनयू की ओर देखा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। जब दोनों पक्ष आमने सामने थे, तभी शिया किंग शुअर के बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने अचानक बोलकर तनाव को कम किया। मिस, मुझे साफ तौर पर याद है कि पिछली बार ओल्ड मास्टर शिया की 70वीं बर्थडे पार्टी में जो गेस्ट्स इनवाइटेड थे, वे निश्चित रूप से मिस वेन और मिस्टर गू थे। आप जरूर जानती होंगी कि असली मिस्टर गू कौन है। सही कहा ना? तुरंत ही सबकी निगाहें शिया किंग शुअर की ओर मुड़ गईं, जिसमें मैं और शिनयू भी शामिल थे। सोंग शिनयू का दिल धड़क उठा। पता चला कि उसके ठीक सामने जो इंसान था, वो बीजिंग की वही हाई सोसाइटी लेडी थी, शिया किंग शुअर, वही इंसान जिसका इंटरव्यू लेने के लिए वो इतनी कड़ी मेहनत कर रहा था। उसका दिल अचानक घबराहट से भर गया। मैंने भी शिया किंग शुअर को घूरा। हमारी 3 साल की नजदीकियों की खातिर क्या वो ऐसे क्रिटिकल मौके पर आपकी मदद मांगना बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, है ना? इस समय तक मैनेजर शिया किंग शुअर के पास आ गया था, साफ तौर पर पहचान कंफर्म करने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। शिया किंग शुअर ने मेरी ओर एक नजर डाली, फिर कैजुअली अपना मुंह खोला। मैं किसी मिस वेन या मिस्टर गू को नहीं जानती। आप सब जानना चाहते हैं कि असली मिस्टर गू कौन है, तो बस मिस वेन को वीडियो कॉल कीजिए। उन्हें खुद कंफर्म करने दीजिए। वह भला अपने पति को कैसे नहीं पहचानेंगी? सही है, सही है, सही है। मैं कितना बेवकूफ था। शुक्र है मिस शिया ने ये बात बता दी। मेरा दिल अचानक बैठ गया। मैंने देखा शिया किंग शुअर की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वो साफ तौर पर ये जानबूझकर कर रही थी। वीडियो कॉल जल्दी कनेक्ट हो गया। फोन के दूसरी तरफ से वेन यू टिंग की आवाज आई। मैनेजर शियाओ, क्या बात है? मैनेजर शियाओ ने उनका अभिवादन किया। माफी चाहता हूँ मिस वेन, आपको परेशान किया। आपने कहा था कि मिस्टर गू आ जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ 2 मिस्टर गू हैं। क्या आप प्लीज देख सकती हैं कि आपके पति कौन है? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मैनेजर शियाओ ने कैमरा मेरी और शिनयू की तरफ घुमाया। वेन यू टिंग ने भौहें सिकोड़ी। वो लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, सफेद सूट वाला मेरा पति है। इत्तेफाक से सोंग शिनयू ने आज सफेद सूट पहना था, जबकि मैंने काला। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं मिस वेन को अब और परेशान नहीं करूंगा। बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। हम मिस्टर गू का पूरे आदर सत्कार के साथ स्वागत करेंगे। कॉल खत्म हो गया। चारों ओर कानाफूसी शुरू हो गई। लॉबी पहले से ही तमाशबीनों से भरी थी। काफी लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया। अगर आप काबिल नहीं है तो यहाँ दिखावा करने मत आइए। किसी का दामाद बनकर आना और इस तरह रंगे हाथों पकड़े जाना, ये बेहद अपमानजनक है। भीड़ द्वारा उंगली उठाए जाने और बातें किए जाने के बावजूद मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैनेजर शियाओ भी धीरे धीरे मेरे पास आया। उसका एटीट्यूड अब पहले जैसा विनम्र नहीं रहा था। सर, आप इस क्लब के मेंबर नहीं हैं। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाइए। मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी की एक भी लकीर नहीं दिखी। मैंने इत्मीनान से अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। तो अगर मैं अभी मेंबरशिप कार्ड के लिए साइन अप करूं तो क्या मैं अंदर जा पाऊंगा? हर कोई एक पल के लिए खामोश हो गया, यहाँ तक कि मैनेजर भी अविश्वसनीय रूप से हैरान था। जी हाँ, वो संभव है, लेकिन हमारी मेंबरशिप फीस 10 मिलियन युआन है। मुझे पता है, बस कार्ड स्वाइप कीजिए। कई लोग अभी भी इस स्थिति के झटके से उबर नहीं पाए थे। जो अभी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वे अब दंग रह गए थे। उनमें से ज्यादातर तो अंदर आने के लिए बस अपने पिता या दादा के मेंबरशिप कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। मैनेजर के भाव एक बार फिर नाटकीय रूप से बदल गए। उसकी मुस्कान अब पहले से भी ज्यादा चमकदार थी। उसने सोंग शिनयू पर अब ध्यान भी नहीं दिया। उसने सीधे रिसेप्शनिस्ट को उसे अंदर ले जाने के लिए कहा। जहां तक उसकी बात थी, उसने मुझे कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए उत्सुकता से वीआईपी रूम में इनवाइट किया। शिया किंग शुअर को घेरने वाली यंग लेडीज के चेहरे जिज्ञासा और दिलचस्पी से भरे थे। वो कार्ड डायमंड ब्लैक पैंथर कार्ड लग रहा है। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 50 कार्ड हैं। इसे किसी भी बड़े बैंक में इस्तेमाल किया जा सकता है जो सभी फ्री सर्विसेज का हकदार है। दुनिया भर के 7 स्टार होटलों में वीआईपी, ये हाई क्लास स्टेटस का अल्टीमेट सिंबल है। मुझे याद है, मिस शिया के पास भी शायद एक है। चीन में 15 से ज्यादा लोगों के पास ये कार्ड नहीं है। आखिर इस मिस्टर गू का बैकग्राउंड कितना खौफनाक है। जो लोग अभी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वे सब अब फटी आंखों से देख रहे थे। 10 मिलियन युआन शायद इतना असामान्य न हो, लेकिन उस ब्लैक कार्ड का होना वाकई असाधारण है। ये बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई सामान्य अमीर व्यक्ति हासिल कर सके। इसे जारी करने वाली संस्था की छानबीन प्रक्रिया बेहद सख्त होती है, यहाँ तक कि दुनिया भर के शाही परिवारों के लिए भी। इस कार्ड को रखने वाले लोगों की संख्या 3 से अधिक नहीं है। जहां तक मेरी बात है, बेशक मैं इन ऊंचे मामलों के बारे में कुछ नहीं जानता था, क्योंकि ये केवल वो सैलरी कार्ड था जो मेरी सीनियर सिस्टर ने मेरे लिए बनवाया था। मेरे सालाना कमीशन सीधे इसी कार्ड में ट्रांसफर होते हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि इसके बैलेंस में कितने अरब हैं। मेरे लिए 10 मिलियन युआन सच में कुछ भी नहीं है। शिया किंग शुअर ने जब मुझे वो कार्ड निकालते देखा तो उसकी आंखों में भी एक विचारशील लुक आ गया। चाहे वो अतीत की गू फैमिली हो या आज की वेन फैमिली, कोई भी इस कार्ड को रखने के लायक नहीं होगा। रॉयल गोल्फ कोर्स अविश्वसनीय रूप से विशाल और खुला था। शिया किंग शुअर के साथ आए लोगों ने पहले ही अपने गोल्फ क्लब ले लिए थे और मुकाबला करने के लिए उत्सुक थे। केवल शिया किंग शुअर रेस्ट पवेलियन में शांति से बैठी थी। वेटर उसके लिए सैंडविच और विस्तृत डेजर्ट लेकर आया। ऐसा लग रहा था कि उसे यहाँ ब्रेकफास्ट एंजॉय करने की आदत है।
उसके खाने का तरीका भी बेहद आकर्षक, शालीन और इथरियल था, जिसमें एक आकर्षक आलस्य मिला हुआ था। वो एक ऐसा ऑरा बिखेर रही थी जो मेरे ऑरा से काफी मिलता जुलता था। ये उन लोगों का विशिष्ट आत्मविश्वास और सहजता थी जो फिनिश लाइन पर ही पैदा हुए थे। सॉन्ग शिन यू धीरे से पास आया। मिस शिया, क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकता हूँ? शिया किंग शुअर ने देखने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आवाज पाले की तरह ठंडी बनी रही। ये एक पब्लिक रेस्ट एरिया है मिस्टर सॉन्ग, कृपया बेझिझक बैठें। हालांकि उसका लहजा विनम्र था, लेकिन इसमें एक ठंडी दूरी और उदासीनता थी। सॉन्ग शिन यू ने बैठने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। मिस शिया, दरअसल मैं आज खासतौर पर आपसे मिलने यहाँ आया हूँ। शिया किंग शुअर उदासीन और बेपरवाह बनी रही। क्या आपको मुझसे कोई जरूरी काम है? मिस्टर सॉन्ग थोड़ा चिंतित महसूस करने लगे। मिस शिया, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं सॉन्ग शिन यू हूँ, रोंगचिंग टीवी का एक न्यूज रिपोर्टर। पैराडाइज रिसोर्ट प्रोजेक्ट के संबंध में हमारा स्टेशन बहुत उम्मीद कर रहा है कि आपका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिल सके। शिया किंग शुअर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कैजुअली जवाब दिया, क्या आप इंटरेस्टेड हैं मिस शिया? पैराडाइज प्रोजेक्ट रिसोर्ट आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने वाला है। आपको अभी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पब्लिक अटेंशन की जरूरत होगी। आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है चेयरमैन शिया को अपनी असली काबिलियत साबित करने का एक मौका। यही कारण है कि आपने इस पैराडाइज रिसोर्ट प्रोजेक्ट को चुना। आप पिछले 3 सालों से चुपचाप इसके लिए तैयारी और इंतजार कर रही हैं। यह साफ है कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत महत्व रखता है। शिया किंग शुअर ने अपना सिर घुमाया और सॉन्ग शिन यू पर एक ठंडी नजर डाली। ऐसा लगता है कि आप मेरे परिवार के मामलों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। इस तरह देखे जाने पर सॉन्ग शिन यू असहज महसूस करने लगा। इस औरत का ऑरा वाकई बहुत भारी था, लेकिन उसे फिर भी अपनी हिम्मत जुटाकर बात जारी रखनी थी। रोंगचिंग टीवी यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित मीडिया आउटलेट है। हमारा स्टेशन आपके साथ सहयोग करने के लिए बहुत उत्सुक है मिस शिया। भविष्य में जब भी आपको मास मीडिया की शक्ति की आवश्यकता होगी, हम पूरे दिल से आपके साथ सहयोग कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से एक पारस्परिक रूप से लाभकारी विकल्प होगा। शिया किंग शुअर ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा कि वो किसी बात पर विचार कर रही है। तभी सामने से जोर जोर से उत्साहित चीयर्स की आवाज आई। पता चला कि किसी ने कुछ शॉट्स खेलना शुरू कर दिया है। सॉन्ग शिन यू ने भी शोर के स्रोत की ओर देखा। अनपेक्षित रूप से उसने मुझे यंग लेडीज के एक पूरे ग्रुप से घिरा हुआ देखा जो मुझे गोल्फ क्लब घुमाते हुए देख रही थीं। मेरी लंबी और मजबूत फिजिक के साथ मेरा स्विंग बेहद सटीक और सुंदर था, जिसकी वजह से आसपास की युवतियों की नजरें मुझ पर टिकी थीं। सॉन्ग शिन यू की आंखों में जलन की एक साफ झलक दिखी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। जैसे ही वो शिया किंग शुअर के साथ अपनी बातचीत जारी रखने वाला था, शिया किंग शुअर खुद खड़ी हो गई और अपने लंबे आकर्षक पैरों से मेरी ओर बढ़ी। जैसे ही वो पहुंची, उसने मुरांग शुअर की तारीफ भरी आवाज सुनी। अमेजिंग! क्या मिस्टर गू एक प्रोफेशनल एथलीट हैं? शायद मुझे मिस्टर गू को अपना मास्टर बनाने के लिए कहना चाहिए। मैंने बस धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, आप बहुत दयालु हैं। ये तो बस मेरा एक शौक है। मुरांग शुअर को मेरे हाथ से चिपकने की कोशिश करते देख शिया किंग शुअर ने स्पष्ट रूप से नाखुश होकर बीच में टोक दिया, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मुरांग शुअर ने अपने गोल्फ क्लब पर सहारा लिया और हंसते हुए कहा, किंग शुअर, आज हमें वाकई टक्कर का मुकाबला मिला है। इस जेंटलमैन की तकनीक हम सबको शर्मिंदा कर रही है। शायद केवल तुम्हारा एक्सीलेंट स्किल लेवल ही इनका मुकाबला कर सकता है। आसपास के लोग भी उत्साह से जुड़ने लगे। क्यों न मिस शिया और मिस्टर गू के बीच एक मैच हो जाए। ये वही सेंटेंस था जिसका मैं इंतजार कर रहा था, इसलिए मैं मुस्कुराया और शिया किंग शुअर की ओर मुड़ा। मिस शिया, क्या आप मुझसे कंपटीशन करने की हिम्मत रखती हैं? इससे पहले कि शिया किंग शुअर कोई जवाब दे पाती, मैंने जानबूझकर एक ताना मारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस शिया स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही हैं? मुरांग शुअर ने जल्दी से बीच में कहा, मिस्टर गू, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप हमारी किंग शुअर को बहुत अच्छी तरह नहीं जानते। अगर बीजिंग की हाई सोसाइटी में उनका स्किल दूसरे नंबर पर है तो यकीन मानिए कोई भी नंबर 1 होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं मतलब भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। बीजिंग में सम्मान दिखाने की वो आदत यहाँ रोंगचिंग में लागू नहीं होती। मेरा इशारा इस ओर था कि वो नंबर 1 की पोजीशन पर इसलिए है क्योंकि दूसरों में उसे हराने की हिम्मत नहीं है, न कि इसलिए कि वो वाकई इतनी स्किल्ड है। वहां मौजूद हर कोई हैरानी में एक दूसरे को देखने लगा, मन ही मन आह भरते हुए कि ये मिस्टर गू वाकई लापरवाह और बहादुर है। शिया किंग शुअर ने शांति से कहा, तुम कैसे कंपटीशन करना चाहते हो? मैंने अपने सामने फैले चौड़े कोर्स की ओर इशारा किया। आइए इस पार 4 होल पर कंपटीशन करते हैं। पास ही किसी ने याद दिलाया कि मिस्टर गू ने पहले ही सिर्फ 3 स्ट्रोक्स में बॉयल होल तक पहुंचा दी थी। शिया किंग शुअर की आवाज हमेशा की तरह शांत रही। उसने कैडी को क्लब लाने का ऑर्डर दिया। मैंने बात जारी रखी, चूंकि ये एक ऑफिशियल कंपटीशन है तो स्वाभाविक रूप से एक इनाम भी होना चाहिए, है ना? शिया किंग शुअर ने सहमति में हामी भरी। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, अगर मैं जीता तो मुझे अपना पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे देना। कैसा रहेगा? आसपास की भीड़ ज्यादातर शो देखने के लिए एक्साइटेड लग रही थी। यहाँ तक कि सॉन्ग शिन यू भी उत्सुकता से करीब आ गया था। शिया किंग शुअर ने एक अभिमानी अंदाज में ठंडी आह भरी, पहले मुझे हराओ, फिर बात करेंगे। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तो मैं धीरे से बोला, मिस शिया, प्लीज आप पहले शुरू कीजिए। शिया किंग शुअर का भी मना करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अविश्वसनीय रूप से शालीन और सुंदर मुद्रा के साथ गोल्फ क्लब घुमाया। तुरंत बाद चारों ओर से उत्साहित चीयर्स की आवाजें आईं। अविश्वसनीय रूप से शिया किंग शुअर ने सिर्फ एक स्विंग में बॉल सीधे ग्रीन तक पहुंचा दी। सबने शिया किंग शुअर को घेर लिया और साथ में ग्रीन की ओर बढ़े। फिर शिया किंग शुअर ने पटर का इस्तेमाल किया। उसने बेहद सटीकता के साथ छोटी सफेद बॉल को निर्णायक रूप से होल में डाल दिया। वहां खड़े सभी लोगों ने बिना रुके जोश के साथ तालियां बजाईं। एक पार 4 होल पर ईगल शॉट सचमुच शानदार था। उसे ठीक 2 स्ट्रोक्स की जरूरत पड़ी। इसके तुरंत बाद हर कोई मुझे सहानुभूति भरी नजरों से देखने लगा। मिस्टर गू, शायद आपको हार मान लेनी चाहिए। मिस शिया नेशनल गोल्फ चैंपियन की सबसे होनहार स्टूडेंट हैं। उनसे हारने में कोई शर्म नहीं है। मैं बस राहत महसूस करते हुए हल्का सा मुस्कुराया। मैंने अभी खेलना शुरू भी नहीं किया है। हर कोई इतना श्योर कैसे हो सकता है कि मेरी हार तय है? मैंने अपना क्लब लिया और टी ऑफ करने के लिए रेड टी की ओर बढ़ा।
सबको लगा कि मैं बस अपनी आखिरी बची कुची इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पार 4 होल पर वो एक्सीलेंस की लिमिट लग रही थी। अगर आप 4 स्ट्रोक्स में बॉल डाल देते हैं तो आप एक प्रोफेशनल एथलीट के लेवल पर हैं। 3 स्ट्रोक्स में बर्डी स्कोर करना पहले से ही एक दुर्लभ उपलब्धि है। केवल 2 स्ट्रोक्स में ईगल पाना दुनिया के टॉप गोल्फर्स का लेवल है, और होल इन वन करना तो लॉटरी जैकपॉट जीतने से भी ज्यादा मुश्किल है। मैं टी बॉक्स पर मजबूती से खड़ा हुआ। मैंने अपना गोल्फ क्लब ऊंचा उठाया। मैंने एक शक्तिशाली और निर्णायक मोशन के साथ क्लब घुमाया। छोटी सफेद बॉल हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। इसने आसमान में एक खूबसूरत आर्क बनाया और सीधे दूर स्थित ग्रीन की ओर बढ़ी। हर कोई खुद को ग्रीन की ओर भागने से नहीं रोक सका। मुरांग शुअर सबसे पहले उत्सुकता से वहां पहुंची। जब उसने देखा कि ग्रीन की सतह पर कोई बॉल नहीं है तो उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव आ गए और वो पागलों की तरह आसपास खोजने लगी। आखिरकार उसे याद आया और वो होल चेक करने गई। निश्चित रूप से गोल्फ होल के ठीक बीच में उसे वो बॉल मिली जिसे मैंने अभी अभी हिट किया था। मुरांग शुअर लगभग आधे सेकंड के लिए दंग रह गई। फिर बेहद एक्साइटेड होकर उसने अपने हाथ में बॉल उठाई। होल इन वन। मिस्टर गू ने सिर्फ एक सिंगल शॉट के साथ परफेक्ट पॉइंट स्कोर किया है। मुरांग शुअर उससे भी ज्यादा खुश लग रही थी जैसे उसने खुद स्कोर किया हो। वहां मौजूद हर कोई सन्नाटे में था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसे होल इन वन मिला। इसके लिए न केवल प्रभावशाली स्किल की जरूरत है बल्कि बहुत ज्यादा किस्मत की भी। यंग मास्टर्स के एक्सप्रेशन जो शुरू में कॉमेडी देखने का इंतजार कर रहे थे, धीरे धीरे बहुत ज्यादा प्रशंसा और सम्मान में बदल गए, और मेरे शानदार होल इन वन की खबर तेजी से पूरे गोल्फ कोर्स में फैल गई। ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु लोग देखने आने लगे। आखिर होल इन वन ऐसी चीज नहीं है जो आप रोज देखते हो। यहाँ तक कि काफी लोगों ने मेरे साथ फोटो की भी डिमांड की। इस खेल की परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति होल इन वन स्कोर करता है उसे कैडीज और कोर्स के पूरे स्टाफ को कैश रिवॉर्ड देना होता है। ऐसा लग रहा था कि मैंने सब कुछ पहले से भांप लिया था और तैयारी कर ली थी। मेरा स्पोर्ट्स बैग पहले से ही कई चमकीले लाल लिफाफों से भरा हुआ था। मैंने बॉल बॉय से कहा कि वो इन्हें हर व्यक्ति को बांट दे। आसपास के लोग एक बार फिर दंग रह गए। मिस्टर गू ने वाकई पहले से सब कुछ सावधानी से कैलकुलेट किया था। ऐसा लगता है कि पहले ही पल से मिस्टर गू ने अपनी डरावनी असली ताकत छिपाने के लिए 3 स्ट्रोक्स लेने का नाटक किया था, क्योंकि अगर उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा नहीं होता तो वे इतने सोच समझकर लाल लिफाफे कैसे तैयार कर सकते थे। मैंने उत्साहित बातों के बीच इसे बस हंसकर टाल दिया। फिर मैंने शिया किंग शुअर की ओर देखा। मिस शिया, मुझसे किया गया आपका वादा अभी भी वैलिड है ना? लेकिन शिया किंग शुअर ने बेपरवाही से जवाब दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारे जीतने के बाद हम इस पर बात करेंगे। मैंने कभी यह वादा नहीं किया था कि तुम्हारे जीतने पर मैं इंटरव्यू स्वीकार करूंगी। मेरा चेहरा अचानक निराशा से सफेद पड़ गया। ऐसा लगा जैसे वो दृश्य मेरी आंखों के सामने फिर से आ गया हो, उस लिटिल विक्सन का जो बिस्तर पर इतनी चिपकने वाली हुआ करती थी। उदाहरण के लिए हर बार एक थका देने वाले पैशनेट सेशन के बाद वो कसम खाती थी कि ये आखिरी बार होगा, लेकिन जब मैं उसे शॉवर के लिए ले जाता तो वो बेशर्मी से काम करती और दावा करती कि उसने ऐसा कभी नहीं कहा। उन यादों के बारे में सोचकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हुए बिना नहीं रह सका। आसपास के लोग मेरे पक्ष में बोलने लगे। मिस शिया, ये आपकी तरफ से बहुत स्पोर्ट्समैन लाइक व्यवहार नहीं है। आपको नियमों के अनुसार खेलना होगा और नतीजे को स्वीकार करना होगा। ये सिर्फ एक इंटरव्यू ही तो है मिस शिया। सही कहा, सही कहा। हमारी मिस शिया इतनी छोटी सोच वाली नहीं है। शिया किंग शुअर ने मुझे घेरे हुए उत्साहित भीड़ की ओर देखा। अचानक उसके भीतर एक निराधार गुस्सा तीव्रता से भड़क उठा। मुझे उन लोगों से नफरत है जो स्कीम्स और कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। उसने मुझे चेतावनी भरी तीखी नजर दी। फिर वो वहां खड़े अपने बचपन के दोस्तों की ओर मुड़ी। अगर आप में से किसी ने भी उससे दोबारा बात करने की हिम्मत की तो फिर मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए मुझे दोष मत देना, चाहे हमारी दोस्ती कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। यह सुनकर जब सबने शिया किंग शुअर के गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखे तो वे हैरान भी हुए और थोड़े डर भी गए। हालांकि शिया किंग शुअर बीजिंग की सबसे कुलीन युवती है, लेकिन वह अपने दोस्तों के प्रति हमेशा बहुत अद्भुत और उदार रही है। वरना वो इस स्तर के प्रोजेक्ट के लिए सबको यहाँ इकट्ठा करने की परेशानी नहीं उठाती। असल में वो बस इतना चाहती थी कि हर कोई साथ मिलकर अमीर बने। फिर भी सिर्फ एक आदमी के आने की वजह से वो इतने कठोर शब्द कह सकती थी। वहां मौजूद हर कोई साफ देख सकता था कि मिस शिया इस बार सच में आग बबूला थी। जो लड़कियां अभी मुझे घेरे हुए थीं, वे सब एक साथ पीछे हट गईं और जानबूझकर मुझसे एक सुरक्षित दूरी बना ली। जब सॉन्ग शिन यू ने ये दृश्य देखा तो उसके होठों के कोने पर एक स्मग स्माइल आ गई। सॉन्ग शिन यू और मैं एक के बाद एक टीवी स्टेशन वापस आ गए। हम दोनों में से किसी ने भी गोल्फ कोर्स में जो हुआ उसका जिक्र तक नहीं किया। उस दोपहर टीम मीटिंग हुई। डायरेक्टर टेंग बेहद उत्साहित और जोशीली लग रही थी। ये स्वर्ग से मिली किस्मत आखिरकार हमारे स्टेशन के दरवाजे पर आई है। लिटिल सॉन्ग और शियान, तुम दोनों में से किसने वास्तव में मिस शिया के साथ इंटरव्यू पक्का किया है? मैं और सॉन्ग दोनों थोड़े दंग रह गए। टीम के बाकी कलीग्स भी बहुत हैरान थे। डायरेक्टर टेंग ने उत्साह के साथ बात जारी रखी। मिस शिया हमारे स्टेशन के साथ इंटरव्यू के लिए आधिकारिक तौर पर सहमत हो गई हैं। श्वान ग्रुप ने अभी सीधे यहाँ कॉल किया था। उन्होंने इसे कल के लिए शेड्यूल किया है और रिक्वेस्ट की है कि हम ठीक सुबह 9 बजे किसी को वहां भेजें। ली वेई ने उत्सुकता से पूछा, तो ये इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए किसे भेजा जाएगा? डायरेक्टर टेंग ने धीरे से जवाब दिया। उन्होंने नाम से किसी को स्पेसिफाई नहीं किया है। उन्होंने बस हमसे कहा है कि कल सुबह 9 बजे किसी के वहां पहुंचने का अरेंजमेंट करें। मिस शिया ने हमारे स्टेशन के लिए पूरे 2 कीमती घंटे अलग रखे हैं। डायरेक्टर टेंग भी इस बिंदु पर थोड़ी भ्रमित लग रही थी। लिटिल सॉन्ग, लिटिल शियान, तुम दोनों वापस आ गए और तुम में से किसी ने भी मुझे कुछ रिपोर्ट क्यों नहीं किया? तुम में से किसने मिस शिया के साथ इंटरव्यू शेड्यूल करने में कामयाबी हासिल की? आज सुबह के बारे में सोचते हुए मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। शिया किंग शुअर का रवैया तो साफ तौर पर इनकार का था, फिर कुछ ही घंटों में उनका मन इतनी जल्दी कैसे बदल गया? जब मैं अभी ख्यालों में ही खोया था, सॉन्ग शिन यू बहुत शांति से बोल उठा, डायरेक्टर, वो इंटरव्यू मैंने ही शेड्यूल किया है। ये सुनकर डायरेक्टर टेंग का चेहरा खिलते हुए फूल की तरह चमक उठा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया लिटिल सॉन्ग। मुझे शुरू से पता था कि तुम एक बहुत ही काबिल और रिसोर्सफुल इंसान हो। अब घर जाओ और अच्छी तरह तैयारी करो। मिस शिया के साथ इंटरव्यू कल सुबह ठीक 9 बजे होगा।
अगर ये डील बड़ी कामयाबी बन गई तो तुम्हारे भविष्य के रास्ते पूरी तरह खुल जाएंगे। डायरेक्टर टेंग ने एक्साइटमेंट में अपना फोन उठाया। मुझे ये गुड न्यूज़ अभी स्टेशन डायरेक्टर को रिपोर्ट करनी होगी। ये हमारे स्टेशन के लिए वाकई एक ऐतिहासिक घटना है। बीजिंग टीवी के डायरेक्टर ने उन्हें इतनी बार बड़ी विनम्रता से इनवाइट किया, लेकिन मिस शिया ने हमेशा इनकार कर दिया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारा छोटा सा रोंगचिंग स्टेशन इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर देगा। स्टेशन डायरेक्टर निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। बोलने के बाद डायरेक्टर टेंग जल्दी से बाहर निकल गईं। कमरे में मौजूद हर कोई तुरंत सोंग शिनयू को घेर कर खड़ा हो गया। सोंग शिनयू, तुम वाकई कमाल हो। तुमने आखिर उन्हें मनाने में कामयाबी कैसे हासिल की? जैसा कि एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से उम्मीद की जाती है, उनकी असली काबिलियत साफ तौर पर किसी और से कोसों दूर है। बाद में जब तुम प्राइम टाइम होस्ट बन जाओगे तो तुम्हें हम भाइयों को एक आलीशान दावत देनी होगी। सोंग शिनयू ने थोड़ी शर्मीली और विनम्र मुस्कान दी, लेकिन उसके हाव भाव अपनी स्मगनेस घमंड को छिपा नहीं पा रहे थे। खैर, मैं बस थोड़ा खुशकिस्मत था। आज रात मैं पूरी टीम को खाना खिलाऊंगा। मैं सबको टकोया रेस्टोरेंट में जापानीज फूड के लिए इनवाइट करता हूँ। टकोया रोंगचिंग में एक बेहद आलीशान और महंगा जापानीज रेस्टोरेंट था। टीवी स्टेशन में काम करने वाले उन लोगों के लिए, हालांकि उनकी जॉब स्टेबल थी, लेकिन उनकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए यहाँ के ज्यादातर लोगों ने कभी भी ऐसी आलीशान जगह पर कदम नहीं रखा था। भीड़ और भी एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगी। वे सोंग शिनयू की दरियादिली की अंतहीन तारीफ करने लगे। सोंग शिनयू खड़ा हुआ और खुद चलकर मेरी ओर आया, जो अब तक खामोश था। शियान, चलो आज रात सबके साथ मजे के लिए जापानीज फूड खाने चलते हैं। मैंने चुपचाप अपनी डेस्क पर रखे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए। फिर मैंने एक ब्राइट स्माइल दी और सीधे सोंग शिनयू की ओर देखा। ठीक है, अगर कोई दावत दे रहा है तो बेशक मुझे वहां होना ही चाहिए। उस शाम हमारा पूरा ग्रुप टकोया रेस्टोरेंट गया। सोंग शिनयू ने बहुत सोच समझकर एक प्राइवेट वीआईपी रूम बुक किया था। दर्जन भर लोग शानदार ढंग से सजे हुए स्पेस को देखकर हैरान थे। ये सोंग शिनयू की चापलूसी करने का एक और मौका था। हे सोंग शिनयू, क्या तुम यहाँ अक्सर खाना खाने आते हो? सोंग शिनयू ने एक विनम्र एक्सप्रेशन बनाया और जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ कभी कभार ही आने का मौका मिलता है। ऐसी आलीशान जगह पर हर कोई नहीं आ सकता। हे मिस्टर सोंग, आप हमें फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा था कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड औसत है, लेकिन आप विदेश में पढ़ाई कर सके, जो कि इतनी महंगी है। आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब कैसे हो सकती है? सोंग शिनयू, बस हम भाइयों को सच बता दो, तुम किस रईस खानदान के यंग मास्टर हो? सोंग शिनयू धीरे से बोला, मैं ईमानदारी से किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ। मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन वाकई उतनी अच्छी नहीं है। मेरे विदेश में पढ़ाई कर पाने की एकमात्र वजह मेरी गर्लफ्रेंड की मदद की वजह से थी। जब वो बोला, उसने मेरे चेहरे की ओर देखा जो उसके ठीक सामने बैठा था। मेरी गर्लफ्रेंड की फैमिली वाकई बहुत अमीर है। इसके अलावा वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसके साथ कई सालों तक विदेश में पढ़ा। सबने एक साथ प्रशंसा और तारीफ भरे शब्द कहे। अभी तो खाना सर्व भी नहीं हुआ है और हम भाई इस पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन पीडीए से ही तृप्त हो गए हैं। ली ने उसे छेड़ने में लीड ली। तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को हमसे मिलवाने यहाँ कब ला रहे हो? सोंग शिनयू ने एक शर्मीली मुस्कान दी। हाँ बिल्कुल, जब सही समय आएगा मैं उसे सबसे मिलवाने लाऊंगा। हालांकि सोंग शिनयू दूसरों के सवालों के जवाब देने में बिजी था, लेकिन उसकी नजर मेरे चेहरे पर टिकी थी, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी और न ही मैंने इस पर ध्यान दिया। सोंग शिनयू की आंखों में निराशा की एक झलक दिखी। तभी एक वेटर ऑर्डर करने के लिए टैबलेट लेकर आया। सोंग ने तुरंत वो टैबलेट मेरी तरफ बढ़ा दिया। शियान, जो चाहो बेझिझक ऑर्डर करो, मेरे साथ औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है। मैंने दरियादिली से टैबलेट लिया और डिशेस चुनना शुरू किया। मैंने बहुत जल्दी और निर्णायक रूप से खाना ऑर्डर किया। बस कुछ ही मिनटों के बाद मैंने टैबलेट सोंग शिनयू को वापस दे दिया। क्या तुम लिस्ट देखना चाहते हो? सोंग शिनयू ने सीधे वेटर को टैबलेट थमा दिया। तुम्हारा टेस्ट निश्चित रूप से लाजवाब है। जल्द ही एक एक करके डिशेस सर्व होने लगी। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। हर कोई बहुत खुशी खुशी खा पी रहा था और बातें कर रहा था, लेकिन सोंग शिनयू को जल्दी ही एहसास हुआ कि कुछ गलत है। पूरे 2 घंटे हो चुके थे और डिशेस अभी भी नॉन स्टॉप टेबल पर आ रही थीं। साथ में हर तरह की इंपोर्टेड वाइन और हाई एंड ड्रिंक्स भी थे। हालांकि हर कोई स्वादिष्ट खाने और बेहतरीन वाइन का आनंद लेने में बिजी था। हर कोई बिना किसी रोक टोक के उसकी दरियादिली की तारीफ कर रहा था। सोंग को इस समय समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जब पार्टी खत्म हुई तो वेटर टेबल पर बिल लेकर आया। जैसे ही सोंग शिनयू ने बिल पर नंबर देखा, वो तुरंत दंग रह गया। 9,80,000 युआन। शिनयू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो अवाक होकर वेटर को घूरने लगा। ये इतना भयानक रूप से महंगा कैसे हो सकता है? वेटर ने धैर्यपूर्वक और शांति से समझाया, क्योंकि सर, आपने हमारे मेनू का हर एक आइटम एक बार ऑर्डर किया है, जिसमें हमारे बेहद महंगे और दुर्लभ सीक्रेट मेनू आइटम्स भी शामिल हैं। सिर्फ खाने की कुल लागत 1,80,000 युआन है। इसके अलावा आपने रेड वाइन की 4 बोतलें भी ऑर्डर की थी, जो हमारी प्रीमियम क्वालिटी की हैं, जिनकी कीमत 2 लाख युआन प्रति बोतल है। और एक और बात, हम टोटल बिल पर 5% सर्विस चार्ज भी जोड़ेंगे। यह सुनने के बाद सोंग शिनयू लगभग ढह गया और मौके पर ही बेहोश होने वाला था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। जब मैं ऑर्डर कर रहा था, उसने सोचा था कि मैं जो भी ऑर्डर करूं वो 10,000 युआन से ज्यादा नहीं होगा। ये इतना ज्यादा कैसे हो गया? बाकी लोग भी दंग रह गए। वे एक एक करके मेरी आलोचना करने लगे। गुशियान, तुमने ये रिवेंज के लिए किया है ना? हमने तो बस तुम्हें ऑर्डर करने के लिए कहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 9,80,000 तक का ऑर्डर करने की? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? मैं अपने सामने बैठे लोगों की ओर देखकर मुस्कुराया। जब तुम लोग ब्लैक ट्रफल के साथ स्टोन ग्रिल्ड कोबे बीफ खा रहे थे, तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? तब तुमने क्यों नहीं कहा कि ये इंग्रेडिएंट्स बहुत कीमती हैं? और वाइन, मैंने तो सिर्फ एक ही बोतल ऑर्डर की थी। बाकी बोतलें तो तुम सबने खुद ही ऑर्डर की थी। हर कोई मेरी ओर गुस्से से घूरने लगा। गुशियान, तुम्हारी बहाने बनाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने शांति से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि सोंग शिनयू के साथ नाइंसाफी हुई है, तो क्यों ना हम सब बिल आपस में बांट लें? यहाँ हर किसी ने बराबर खाया है। बिल स्प्लिट करना ही सबसे सही तरीका है। जैसे ही बिल स्प्लिट करने की